So let's begin this class with the revision of the previous class. यहाँ पे क्या बात समझाई गई थी इतने पोर्शन में कि हमें ये याद रखना कि वर्क इज़ डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस. ठीक है, एफ डॉट एस कब लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कब निकल सकता है फोर्स, जब वो कांस्टेंट हो तभी केवल. तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस. वेरिएबल फोर्स हो चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, सबके लिए वैलिड है ये. ठीक है, कंपोनेंट वाइज अगर फोर्स दिया हो, ये जो पॉइंट है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली ऐसा ही क्वेश्चन डाल देगा वो नीट में, तो बहुत गौर से समझो इसको कि अगर हमने फोर्स लिखा है वेक्टर फॉर्म में यानी कि उसका एक्स कंपोनेंट है, उसका वाई कंपोनेंट है, उसका जेड कंपोनेंट है, और छोटे से डिस्प्लेसमेंट को भी हमने डी एक्स डी वाई और डी जेड में लिख लिया ना. क्यों? क्योंकि ये डी एस तो स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में, उसका एक्स कंपोनेंट होगा कुछ, डी एक्स बोल दिया उसको, वाई कंपोनेंट होगा उसको डी वाई बोल दिया, जेड कंपोनेंट होगा डी जेड बोल दिया. सो उसको भी तोड़ के कंपोनेंट्स में लिख लिया. अब डॉट प्रोडक्ट करने जाएंगे हम, तो एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा डी एक्स के साथ, एफ वाई का मल्टीप्लिकेशन होगा डी वाई के साथ, और एफ जेड का मल्टीप्लिकेशन होगा डी जेड के साथ. ठीक है, एग्जाम्पल करके देख लिया एक. एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजिशन वेक्टर दिस टू दिस. तो स्पेस में ट्रैवल हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, क्लियरली प्लेन में नहीं हो रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक्स और वाई है, यहाँ पे y और z है, तो इसका मतलब प्लेन चेंज हो रहा है, यानी कि स्पेस में ट्रैवल हो रहा है पार्टिकल. उसे प्लेन में तो नहीं बना सकते ना, लेकिन फिर भी अपन ने कहा चलो लेट्स से ये पॉइंट पहला है और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ चला गया ये. सो फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख दिया, इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख दिया. नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. लेकिन एफ डॉट डी एस तो कर नहीं सकते अभी यहाँ पे, क्योंकि एफ वेरिएबल है ना. ये देखो एफ वेरिएबल है, वाई को वेरी करेंगे तो ये वेरी होगा, एक्स को वेरी करेंगे तो ये वेरिएबल होगा. तो इसका मतलब हमें बेसिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, एफ डॉट डी एस. सो एफ लिखा है यहाँ पे, एफ क्या है, 3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप, और उसका डॉट प्रोडक्ट किया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के साथ. सो 3x² का मल्टीप्लीकेशन होगा डी एक्स के साथ, ये हो गया. 2y का मल्टीप्लिकेशन होगा टी वाई के साथ, ये हो गया. और ज़ीरो है यहाँ पे के कैप, तो उसका ज़ीरो के डी जेड से साथ होगा तो वो ज़ीरो ही बनेगा. तो अब ये दो अलग अलग इंटीग्रल बन गए, एक तो x का इंटीग्रल है जिसमें x वेरिएबल है, और एक y का इंटीग्रल है जिसमें y वेरिएबल है. दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर दिया, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाई. x की लिमिट पहुँच रही है 2 से 0, सो 2 से 0. y की लिमिट्स पहुँच रही है 3 से 4, तो 3 से 4. z का तो कुछ आया ही नहीं, z की वजह से तो 0 कॉन्ट्रीब्यूशन आया. तो अगर लिखना भी चाहे ऐसे तो क्या लिखेगा उसको, 0 से 6, 0 से 6. ये तो 0 है, 6 रखते टाइम भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 रखते टाइम भी 0 आएगा, तो 0 माइनस 0. तो इसका टेंशन नहीं लेंगे अपन. ठीक है, फिर सॉल्व कर दिया इसको, आंसर आ गया -1 जूल. कुल मिला के ये चीज़ याद रखनी है हमें. ठीक है, फिर ग्राफिकली आ गए. ग्राफ में ऐसे मार्क करके दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0 से कुछ यहाँ पे, और ऐसा ग्राफ है तो जो एरिया है वो दे देगा वर्क डन बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि ये एफ एक्स वर्सेज एक्स था. ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ ऊपर है एरिया तो पॉजिटिव आता है, और नीचे तो नेगेटिव आता है, बशर्ते हम छोटे एक्स से बड़े एक्स की तरफ जा रहे हो, मतलब छोटे डायमेंशन से बड़े डायमेंशन की तरफ जा रहे हो. जैसे ये वाई है यहाँ पे, तो 0 से लेके कुछ मान लो सपोज 5 तक जा रहे हो, लेकिन उल्टा चक्कर चल जाए कि 0 है इधर और ये 5 है, और 5 से अपन 0 की तरफ जा रहे हैं अगर इंटीग्रेट करते हुए, मतलब ऐसा उल्टा वापस जा रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला एरिया नेगेटिव हो जाता है और नीचे वाला एरिया पॉजिटिव हो जाता है. बस ये ध्यान रखना है. अच्छा, इंटीग्रेट करते टाइम टेंशन नहीं लेना है, इंटीग्रेट करते टाइम तो अपने आप ही पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेगा. बट अगर हमें ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही एरिया निकालना पड़ जाए कि फिगर समझ लिया कि ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, तो फिर प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा. तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 मीटर, यानी कि 0 से लेके 6 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. यहाँ पे अपन को इसका एरिया चाहिए,
सो अब डायरेक्शन छोटे डायमेंशन से बड़े डायमेंशन की तरफ है, 0 से लेके 6 की तरफ है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव आएगा, तो ये तीनों ही एरिया पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है हमें। उल्टा चल रहे होते जैसे इसी एग्जाम्पल में कि बड़े डायमेंशन से छोटे डायमेंशन की तरफ जा रहे होते, तो फिर क्या होता, फिर नेगेटिव वर्क आता। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जहाँ पे हमने एक एफ इज इक्वल्स टू 4x² कर दिया। जो ग्राफ है फोर्स का वो एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे अपन ने एफ डॉट डी एक्स फार्मूला लगाया जो आता है हमें, वहाँ पे एफ़ की वेरिएबल वैल्यू रखी, इंटीग्रेट किया और देखा कहाँ से कहाँ रखनी है लिमिट्स एक्स की, 0 से लेके 2 रखनी है, तो रख दी यहाँ पे, आंसर आ गया। फिर एक एग्जांपल देखा जिसमें वेरिएबल फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल्स टू 10t, टाइम के साथ वेरिएबिलिटी है इसकी। ऊपर दो जो ऊपर जो दो एग्जांपल्स देखे थे उसमें टाइम के साथ नहीं, एक्स के साथ वेरिएबिलिटी थी। देखो, फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे भी एक्स के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अब टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल तो है फोर्स, बट वेरिएबिलिटी उसकी टाइम के साथ है। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, वही जो सिचुएशन है वही करना चाहते हैं हम यहाँ पे। सो एफ़ की जगह क्या लिख दें, यहाँ पे एफ़ की जगह लिख दें 10t डॉट डी एस। तो अब दिक्कत क्या आ गई इस इंटीग्रेशन को एवेलुएट करने में, कि जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो तो डी एस के टर्म्स में है ना, और जिसको इंटीग्रेट करना है वो टी के टर्म्स में। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन चाहिए रहेगा, मतलब या तो ये डी टी के टर्म्स में जाए या तो ये एस के टर्म्स में जाए, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। ऐसा कुछ तो सीखा नहीं हमने कि वाई डॉट डी जेड लिखा और इसको इंटीग्रेट कर पाए अपन, अनटिल अनलेस वाई को हम अगर जेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट ना कर पाए या जेड को वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट ना कर पाए, एक ही वेरिएबल में ना बना दें जब दोनों इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको, तब तक हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बोले यहाँ पे गाड़ी रुक गई जाके। ठीक है, तो फिर गाड़ी को चलाने के लिए क्या बोले कि हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन कैसे आता है, वो आता है डिफरेंशियल रिलेशन से, काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ी थी। सो एफ इज इक्वल्स टू 10t लिखा सबसे पहले, तो दिस इज़ गिवन। सो अगर फोर्स गिवन है, इसका मतलब मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सीलरेशन लिख दिया। सो फोर्स इज़ अ वेरिएबल फंक्शन ऑफ टाइम एंड लाइकली एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेरिएबल फंक्शन ऑफ टाइम। तो ए इज इक्वल्स टू टी लिख दिया यहाँ से। ए क्या होता है, ए होता है डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी लिख दिया यहाँ पे। एक बार इंटीग्रेट किया v डॉट डी टी लगा के, इसको इस तरफ ले गए, टी डॉट डी टी तो टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। अच्छा, प्लस सी, एक इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी आता है जब लिमिट्स डिसाइड नहीं होती, लिमिट्स भी लगा सकते हैं वैसे तो। यहाँ पे जब टाइम ज़ीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, जब रैंडम टाइम टी हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी वी हो गई। वो चीज़ ना करते हुए अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया तो सी आ जाएगा। अब सी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, ये कैसे डिटरमाइन की, कि जब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो है तब वी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो वहाँ से डिटरमाइन हो गया कि सी की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हमने वेलोसिटी का फंक्शन लिख दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से डी एस को क्या लिख दिया, टी स्क्वायर डी टी बाई 2, और यहाँ से बात बन गई क्योंकि अब हमने डी एस को रिप्रेजेंट कर दिया है टी के टर्म्स में। तो उठा के इस जहाँ पे अपनी गाड़ी अटकी थी वहाँ पे डी एस को उठा क्या कर दिया, टी स्क्वायर डी टी बाई 2, फिर सॉल्व कर दिया, लिमिट्स लगा के आंसर निकाल दिया। फिर आ गए हम पढ़ने की काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज़ नथिंग बट इट इज़ द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसकी गति की वजह से कितना वो काम करने की क्षमता है उसमें, वो डिटरमाइन करती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला क्या होता है इसका, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, किस फ्रेम से देख रहे हो उस फ्रेम के हिसाब से वेलोसिटी अलग अलग दिख सकती है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी ऐसा यूनिट जूल है एंड डायमेंशन फार्मूला ml/t-2 है। अच्छा, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ वी स्क्वायर आ रहा है, मास तो नेगेटिव होता नहीं है, वी स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इट इज़ अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मिनिमम वैल्यू इसकी ज़ीरो हो सकती है किसी भी केस में।
ठीक है, बहुत सारे अगर पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम में, सबकी रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज का सम कर दिया जाए तो वो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बता देगा। सो टोटल अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है पूरे सिस्टम की, सो इट इज़ नथिंग बट स्केलर सम ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज, है ना। यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है डायरेक्शन की, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम लिख रहे होते तब फिर अपन को डायरेक्शन का टेंशन लिखना पड़ता, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर यही बात है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये देख चुके अपन। फिर एक क्वेश्चन कर लिया कि लीनियर मोमेंटम बॉडी का 10% से इंक्रीज़ हुआ, तो बताओ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो पी से 10% इंक्रीज़ हुआ तो 1.1 पी पहुँच गया मोमेंटम, ठीक है। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी अपन ने मोमेंटम के टर्म्स में लिख दी p²/2m, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दी नया वाला मोमेंटम, दैट इज़ 1.1 पी का होल स्क्वायर बाई 2m। तो इसको सॉल्व किया तो आया 1.21 p²/2m। ये p²/2m इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी k से 1.21 k पहुंच रही है, मतलब कितना परसेंट राइज हुआ यहाँ पे, 21%। अच्छा, यहाँ पे अगर ये वाला फार्मूला लगा देते हैं अपन, परसेंट चेंज वाला, फ्रैक्शनल चेंज वाला फार्मूला, फ्रैक्शनल एरर में जैसे देखा था ना, तो उससे आंसर 20% आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फ्रैक्शनल चेंज वाला फार्मूला तभी वैलिड है जब चेंज परसेंट बहुत कम हो, 1%, 2%, 3%, 5%। उससे ज़्यादा हो तो फिर वो अप्रॉक्सीमेशन सही नहीं बैठता है, इसलिए ये 21% और 20% का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। लेकिन अगले एग्जाम्पल में जो स्पीड ऑफ पार्टिकल थी वो मात्र 1% से इंक्रीज़ हुई थी, तो हमने नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 2.01%। और इस वाले मेथड से सॉल्व किया, अप्रॉक्सीमेट मेथड से, तो 2% आ गया। तो इतने में चलता है आंसर, है ना। 2.01 और 2% में ज़्यादा कोई अंतर नहीं, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए मैंने कहा था, होपफुली तुमने किए होंगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो रफ है, दिस इज़ अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 kg का ब्लॉक रखा और उस पर एक फोर्स लगाया, दैट इज़ 10 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स है वो, ठीक है। तो सिचुएशन लिखो, इनिशियली block was at rest, force is applied for 2 seconds, find the work done by applied force in 3 seconds, and kinetic energy of block at 3 seconds। तो सिचुएशन के मुताबिक ब्लॉक रेस्ट पे है, शुरुआत में फोर्स अप्लाई किया गया 2 सेकंड के लिए, ठीक है। 2 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया गया, फिर हटा लिया गया वो फोर्स, 2 सेकंड के बाद ये 10 न्यूटन हट गया, लेकिन उसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी तो वो चलता रहेगा। फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 3 सेकेंड्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट 3 सेकेंड। तो हमें अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है 3 सेकेंड्स में, और काइनेटिक एनर्जी बतानी है ब्लॉक की एट 3 सेकेंड। जब 3 सेकेंड हो जाएंगे तब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सिचुएशन है। अच्छा, इस पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, सबसे पहले तो ये सोचो। एक तो अप्लाइड फोर्स लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। सो पहले तो गिव इट अ ट्राई, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, सब बच्चे अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, सबको ज़रा समझ में आए, इसलिए अपन इसको बनाते हैं यहाँ पे कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले टाइम t=0 पे ये सिचुएशन है, t=0 पे चला नहीं है ये, 162 है। हाँ 162 है। काइनेटिक एनर्जी
तो सब ने होपफुली ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन भी लगा दिया होगा यहाँ पे 1 न्यूटन का, ठीक है। फिर कब तक ये कहानी चली? ये कहानी चली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक। ये एग्जैक्टली ऐसी कहानी चली यहाँ तक। लेकिन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये 10 न्यूटन वाला फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, ख़त्म हो, हटा दिया ये। केवल कितना लगा? F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा होगा। और कहाँ तक फिर? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक केवल F इज इक्वल टू 1 न्यूटन लगा यहाँ पे, ठीक। तो ये सिचुएशन आ गई अपने पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा उसने? उसने पूछा है फोर्स 2 सेकेंड तक ही अप्लाई किया गया, उसके बाद हट गया वहाँ से। तो फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स में बताना है अप्लाइड। तो अप्लाइड फोर्स तो यहाँ से यहाँ तक ही लगा, तो हमें यही वाला डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। इसको बोल देते हैं S1, ठीक है। सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स जो भी है मल्टीप्लाइड बाय S1। अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, सो 10 इंटू S1। S1 कैसे निकालें? S1 निकालने के लिए नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है 9 न्यूटन। सो S1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हाफ एसिलेशन कितना आएगा? एसिलेशन सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आएगा 1 किलो है ये, तो 9 आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 9 टी स्क्वायर, टी में 2 सेकेंड आ जाएगा ये। तो ये आ गया अपने पास 18 मीटर। सो S1 इज़ 18 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? 10 इंटू 18। सो ये आया अपने पास 10 इंटू 18। सो ये आया 180 मीटर, 180 जूल, 180 जूल। इतना आया वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक है? तो S1 तो अपने पास 18 मीटर आया। फ्रिक्शन तो टाइम t इक्वल टू 0 से शुरू होके टाइम t इक्वल टू 3 तक लग रहा है। फ्रिक्शन तो लग ही रहा है हमेशा। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है? ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक। इसको बोल देते हैं S2। अब S2 कैसे निकालें? तो अब बड़ी दिक्कत आ गई यहाँ पे, कि बड़ी दिक्कत तो नहीं आई, छोटी दिक्कत ही आई है, बस कैलकुलेशन बढ़ गया है कि यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी। वो कितनी वेलोसिटी होगी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे u 0 था, प्लस एसिलेशन इज़ 9 इंटू टाइम, टाइम इज़ 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 18 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड। तो यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज़ 18 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड से क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट निकालने में स्पीड का काम आ जाएगा, ठीक है। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S2 निकाल रहे हो अपन। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की लेंगे? यहाँ की। ये आ गया अपने पास 18। समय कितना लेंगे S2 के लिए? समय कितना है? t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से शुरू होकर t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक, यानी कि टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस हाफ। अब एसिलरेशन कैसे लिखें इसका? एसिलरेशन के लिए तो केवल एक ही फोर्स है। कौन सा फोर्स है? वो फ्रिक्शन का फोर्स है। कितना है वो? 1 न्यूटन। और एक्चुअली में रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि मोशन उस तरफ है, मोशन इज उस तरफ एंड फोर्स इज इस तरफ, दैट मीन्स इट इज़ रिटार्डेशन। सो एसिलरेशन इज -1/1, तो दैट इज़ -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एसिलरेशन कितना है? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलरेशन इज यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उठा के रख दिया यहाँ पे, -1 इंटू समय दैट इज़ 1 स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास 18 माइनस हाफ, यानी कि 17.5 मीटर्स, ठीक। सो S1 आया है 18 मीटर और S2 आ गया 17.5 मीटर्स, ठीक है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट इज़ -1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 18 प्लस 17.5। ये हो गया 18 प्लस 17.5। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये आया अपने पास -35.5 जूल्स। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया? -35.5 जूल्स। ये आ रही है बात समझ में? हाँ सर। अब पहुंच गए अपन, 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के, तीसरे पार्ट पे। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हम स्पीड निकाल लेते हैं इसकी, है ना। इसी में से कोई सी फार्मूला यूज़ कर लेते हैं।
ये वाला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला, ये कहाँ से कहाँ तक लगा रहा है अपन, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स से लेके t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स तक, है ना। यहाँ पे हमने u कितना है 18 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना है पता नहीं। सो v इज इक्वल्स टू 18 प्लस एसिलेशन कितना है -1 और समय कितना है 1। सो ये आ गया अपने पास 18 - 1 दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। दिस इज हाफ इंटू 17 स्क्वायर कितना होता है, 17 स्क्वायर इज 289, 289 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 144.5 जूल, इतने जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। तो हो गया ये आंसर, हाँ सर। ये पहले पार्ट का आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर। नोट कर लो इसको। कहाँ पे रखूँ स्क्रीन, सही है। हाँ। सो नाउ लेट्स मूव टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। पूरी फिजिक्स में अगर तुम पूरी फिजिक्स भूलना शुरू कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो मैं चाहूँगा कि ये सबसे आखिरी में भूल लो तुम, ठीक है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, सबसे पहले तो वर्क को रिलेट करता है एनर्जी से। कौन सी एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस ऑन एनी बॉडी और पार्टिकल और एनी सिस्टम इज इक्वल्स टू change in kinetic energy of that body or that particle or that system, ठीक है। W all का क्या मतलब है, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, सारी भी फोर्सेस की वजह से जो वर्क हो रहा है उनको ऐड कर दिया, तो उस बॉडी या सिस्टम या पार्टिकल जिसकी भी बात हो रही है, जैसे मान लो सपोज बॉडी की बात हो रही है, तो उस बॉडी पे वर्क निकालेंगे अपन सारे फोर्सेस की वजह से, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी आएगा। उस सिस्टम की बात हो रही है कि बहुत सारी पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में, so work done by all kind of forces on that complete system is equals to change in kinetic energy of that complete system. So this is the mathematical statement of work energy theorem, ठीक है। तो इसको लिखना भी पड़ता है हमको बोर्ड एग्जाम में, तो समझ जाओ क्या लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको शॉर्ट में हम WET भी बोलेंगे, द वर्क डन by all the forces, by all the forces on a particle or a system is equal to change in its kinetic energy, change in its kinetic energy, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। सो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, यहाँ पे जो वर्क डन है वो सभी टाइप के फोर्सेस की वजह से आता है ना। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, सभी का एडिशन चाहिए अपन को, है ना। जनरली अगर रिजिड बॉडी है तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो होता है, ये बात अपन देख चुके हैं। इंटरनल फोर्सेस कोई वर्क नहीं करते अगर रिजिड बॉडी है तो। लेकिन अगर वो डेंट हो रही है, डिफॉर्म हो रही है, रिजिड नहीं रह पा रही है, तब ये भी आ जाएगा कंसिड्रेशन में। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर रिजिड बॉडी नहीं है वो, तब हम वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स भी कंसीडर करेंगे इसमें। सो दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो अब एक्सप्लेन करने का या पढ़ने का इसमें कोई स्कोप नहीं है ना, बस इतना ही है ये। लेकिन अब धीरे धीरे अपन इनको अप्लाई करेंगे तब समझ में आएंगी बहुत सारी सिचुएशंस। तो ये एक ऐसा टूल है जो हमारी बहुत सारी कैलकुलेशंस को इजी कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, धरती से वो h हाइट पे रखा हुआ है, दिस इज h हाइट, और इस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, यानी कि रेस्ट पे रखा हुआ है, इसका मास m है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो सपोज इसको अपन ने यहाँ से ड्रॉप कर दिया तो जाएगा ये नीचे, और जब ये दीवार ज़मीन से लड़ रहा होगा, टकरा रहा होगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है हमें। सो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके। सो क्या बोले, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस पे लगा रहे हैं अपन ये वर्क डन, ये लगा रहे हैं एक बॉडी पे, एक ब्लॉक पे। सो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज ऑन द ब्लॉक इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ऐसा लिख सकते हैं। अब कौन वर्क कर रहा है इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है और कुछ वर्क नहीं कर रहा है, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, एकदम वैक्यूम है, तो केवल और केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे अपन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी टकराते टाइम। और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, ग्रेविटी का फोर्स है एम जी, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की दिशा में हो रहा है, सो यहाँ पे आएगा प्लस एम जी एच, ठीक है। तो बहुत इजीली हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ एम से एम कट गया, वी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2gh, है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, अंडर रूट लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2gh। तो यही सेम सिचुएशन हम वैसे भी करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं h, ऐसी रिलेशन लिखते हैं माइनस जी, वेलोसिटी निकल के आती, डिस्प्लेसमेंट माइनस h लिखते हैं, और ये 0 लेते तो वेलोसिटी वहाँ से भी यही निकल के आ जाती। तो लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे तो भी यही निकल के आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, वर्क एनर्जी तो बहुत सिंपल सा केस है ये, यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की। आई बात समझ में, हाँ सर। ठीक है। सर अगर एक और बार समझा दीजिए। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक अपन फिर सबसे पहले सोचा अपना इनिशियल पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है। सो इनिशियल पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है, दिस इज़ द इनिशियल सिचुएशन। और फाइनल सिचुएशन क्या है, फाइनल सिचुएशन ये है, तो दिस इज़ द फाइनल कंसिडरेशन। सो इनिशियल से फाइनल में ये कितना मूव हुआ, एच मूव हुआ, और वर्क किसने किया इस पर, केवल और केवल ग्रेविटी ने, और कोई तो फोर्स ही नहीं है ना। इट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली फाइनल सिचुएशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल सिचुएशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 0, क्योंकि रेस्ट पे था तो 0। और वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना जानते हैं अपन, एम जी एच, एम जी एच होती है वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऐसा सीखा था अपन ने कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में सेपरेशन एच है, सो वी कैन राइट वर्क डन एम जी एच। ऊपर साइड जा रहा है ब्लॉक तो पॉजिटिव, नीचे साइड आ रहा है तो सॉरी ऊपर साइड जा रहा है, धरती से ऊपर जा रहा है ब्लॉक तो नेगेटिव, और धरती के निकट आ रहा है तो पॉजिटिव। सो वर्क डन प्लस एम जी एच होगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें तो वेलोसिटी फाइंड करने में इंटरेस्ट है। सो एम से एम कट गया यहाँ पे, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, सो 2gh, इसके बाद तो कुछ नहीं कैलकुलेशन है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई रूट 2gh। आया समझ में, यस सर आ गया, थैंक यू। ठीक है। तो ये सिचुएशन बहुत ही सिंपल सी अपन ने एक सिचुएशन ली। तो अब यहाँ पे अगर अपन वो काइनेमेटिक की इक्वेशन भी यूज़ कर लेते, अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, तब भी बहुत आसानी से आंसर आ जाता।
तो अभी हमको ये समझ में आ नहीं रहा है कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन अब तुम अगला एग्जांपल देखो, उसमें आएगा तुम्हें मज़ा। सो वी हैव अनदर एग्जांपल जिसमें ये धरती है और यहाँ पे h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको हमने अभी नीचे ना ड्रॉप करते हुए इधर प्रोजेक्ट कर दिया कहीं u स्पीड से, कहीं भी रैंडमली, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, जाके ज़मीन पे टकराएगा यहाँ पे कहीं पे। तो हमसे पूछा गया है कि ये कितनी स्पीड से टकरा रहा है यहाँ पे, ये बताओ। सो अगर अपन वो काइनेमेटिक्स यूज़ करने के लिए शुरू हो जाए अगर करना, तो तुम्हें पता है बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। एक एक्स एक्सिस में लेना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस में लेना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो गौर से देखो यहाँ पे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप के फोर्सेस काम कर रहे हैं इस पार्टिकल पे, इसका पार्टिकल का मास है ml से, तो इस पे केवल एक और सिर्फ एक फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज़ ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर। डेल्टा के को क्या लिखेंगे अपन, के फाइनल माइनस के इनिशियल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। और के फाइनल को क्या लिख दिया, फाइनली जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब ज़ीरो नहीं है क्योंकि यू स्पीड से फेंका था शुरुआत में उसे। इनिशियल इट इज़ हाफ एम यू स्क्वायर, सो हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए क्या समझाया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क कर लो, शुरुआत वाली पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। इनके बीच में कितना सेपरेशन है, इनके बीच में h का सेपरेशन है। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एम जी एच। और लेवल डाउन हो रहा है ना, ऊपर से नीचे पहुंच रहा है ऑब्जेक्ट धरती की तरफ, तो ये प्लस होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहाँ से m कॉमन ले लिया तो m से m कट गया। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए, तो इस चीज़ को उठा के दूसरी तरफ फेंका, ठीक है। तो सॉल्व कर रहे हैं बस, इसके बाद मैथमेटिक्स है, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग। तो 2 कॉमन निकल के यहाँ गया, 2gh इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और ये प्लस बचा तो यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर एडिशन में। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने से बहुत आसानी से ये आंसर आ गया। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाते, हम एक्स और वाई एक्सिस में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाते, तो तुम्हें पता है कि बड़ा दिक्कत हो जाती। दिक्कत तो नहीं होती, कर लेते, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता। ये बात समझ में आ रही है, बहुत ज़रूरी है ये बात समझना बिल्कुल। अगर नहीं तुम्हें समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रा सी भी चीज़ डीले हुई अगर, बिल्कुल मिला के अपन इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से अप्लाई करना समझ रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज़ अप्लाई करेंगे आने वाले हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो किसी के दिमाग में अगर ऐसी बात चल रही हो कि यहाँ पे एंगल का तो कुछ कंसिड्रेशन ही नहीं है, कि अगर इसको ऐसे फेंका होता, ऐसे फेंका होता, ऐसे फेंका होता, कैसे भी फेंका होता यू स्पीड से, तो सेम आंसर आना था। तो बिल्कुल सही बात है, टकराते टाइम, धरती से टकराते टाइम इसकी यही स्पीड होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसने किस एंगल पे फेंका था, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पर डिपेंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर वाला फेंका तो वो कुछ ऐसे जाके इधर टकरा जाएगा, ऐसे फेंका तो इधर जाके इधर टकराएगा, ऐसे फेंका तो इधर जाके हो सकता है यहाँ टकराए। तो हर केस में फाइनली वी तो सेम ही आना है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन तुम करोगे, ऊपर जितने भी सिचुएशन की हमने, यहाँ पे एयर नहीं थी, है ना, एयर ड्रैग कंसीडर नहीं किया हमने, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में एयर भी होती है और एयर की वजह से भी कुछ वर्क लूज़ होता है, मतलब कि एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग भी कुछ वर्क करता है। सो ये जो क्वेश्चन आने वाला अपने सामने, यहाँ पे एयर ड्रैग का भी कंसिड्रेशन है। सो लिखो इसमें, अ पार्टिकल
a particle is released from height h above the ground. It is found that it strikes the ground with speed root gh. So find work done by resistive forces on the particle if mass of particle the particle is m. ठीक है, तो इस सिचुएशन को पढ़ो, समझो और करो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सिचुएशन समझते हैं। क्या सिचुएशन है? अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड। धरती से हाइट h ऊपर एक पार्टिकल को रिलीज़ किया गया, ठीक है, उसकी हाइट है यहाँ पे h, ठीक, और इस पार्टिकल का मास m है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे एयर भी है ना, देयर इज़ एयर अराउंड, एयर है पूरे वातावरण में। तो इसका मतलब कि रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा इस पर, जब ये नीचे गिर रहा होगा ऐसे, तो एक एयर ड्रैग का रेजिस्टिव विस्कस फोर्स लग रहा होगा उस ऊपर, लेकिन उसका कुछ फार्मूला पता नहीं है अपन को, है ना। अपन वी डो नॉट नो कि एयर ड्रैग की वजह से फोर्स क्या होता है। अगर फोर्स का फार्मूला नहीं पता तो वर्क भी नहीं लिख पाएंगे ऐसे अपन फार्मूला से। लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसने कि ये इस ज़मीन पे पहुंचा तब इसकी स्पीड कितनी है, तब इसकी स्पीड है √g h। अच्छा, जब यहाँ पे था तब स्पीड कितनी थी? 0, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा था। तो हमें इनिशियल स्पीड पता है और फाइनल स्पीड पता है। तो यहाँ से चमका कि अपन को काइनेटिक एनर्जीज पता है, फाइनल और इनिशियल, यानी नेट वर्क डन जो होगा वो होगा इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो हियर वी कैन राइट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस पे लगा रहे हैं ये वर्क एनर्जी थ्योरम? ये हम लगा रहे हैं इस पार्टिकल पे, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? इस पार्टिकल की। तो वर्क डन बाय पार्टिकल पे कौन कौन वर्क कर रहे हैं? एक तो ग्रेविटी और एक एयर फ्रिक्शन, ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस दूसरा वर्क डन भी आ गया अब यहाँ पे, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ऐसे लिख देते हैं, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ½ v इज √gh, सो √gh का होल स्क्वायर माइनस ½ u², u 0 है शुरुआत में, तो ये 0 हो गया। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें पता है इस इक्वेशन में, ये तो नोन है ना, दिस इज नोन। वर्क डन बाय ग्रेविटी भी नोन है, बता सकते हैं ये हम। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी? प्लस mgh, नीचे आ रहा है h हाइट से, तो प्लस mgh हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ½ m√gh का स्क्वायर हो जाएगा gh। तो ये इस तरफ गया तो क्या होगा? ये माइनस। सो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ½ mgh mgh। तो mgh तो कॉमन है, तो mgh बाहर निकाल लो, क्या बचा? ½ -1, ½ -1 होता है -½ आधे में से एक गया तो माइनस आधा बचेगा, सो माइनस mgh/2। सो दिस इज आवर आंसर, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज mgh/2। नेगेटिव में क्यों आ रहा है वर्क डन? क्योंकि ये फ्रिक्शन की तरह है, रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है हवा में उसकी, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए।
बताओ ये बात आई समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया? एब्जॉर्ब करो इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस राइट हियर राइट नाउ। एक बार फिर से क्या बोला गया? सिचुएशन थी कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, यहाँ पे पहुँचा फाइनली वो, लेकिन उसने अपनी एनर्जी कुछ लॉस कर दी। कहाँ लॉस कर दी? एयर फ्रिक्शन में। इस सिचुएशन में एयर फ्रिक्शन भी है, तो बोला गया कि बताओ उस एयर फ्रिक्शन में कितनी एनर्जी लॉस हुई है, या दूसरे शब्दों में ऐसा पूछा गया कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना है। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, वी अप्लाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस ऑन एनी पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो यहाँ पे पार्टिकल पे लगा रहे हैं अपन, क्योंकि पार्टिकल ही है। सिस्टम पे लगा रहे होते तो पूरे सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते, ठीक है। तो जिस पे लगा रहे हैं वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, उसी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन वर्क कर रहा है? एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही है और एक एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, और कोई तो हो नहीं फोर्स जो वर्क कर रहा हो। सो देर आर जस्ट टू फोर्सेज ऑन दैट पार्टिकल, ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। तो वही दोनों वर्क करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्क्वायर, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पता है, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकल के आ गया यहाँ पे सॉल्व करके। आ रही है सिचुएशन समझ में एवरीबॉडी? ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट। हाँ, लेट्स राइट अनदर क्वेश्चन। हमारे पास एक पाइवेटेड पॉइंट है यहाँ पे। पाइवेटेड का मतलब कि यहाँ पे कील से ठोक के हमने एक वायर को ऐसे तान के रखा हुआ है, और उस पर एक पार्टिकल लटका है लास्ट में, जिसका मास है m, और इस स्ट्रिंग की लेंथ है l, और यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखा हुआ है इसको। तो इसको छोड़ेंगे अगर, तो कैसे ट्रैवल करेगा ये पाइवेटेड पॉइंट है। पाइवेटेड मतलब कि यहाँ पे ठुका हुआ है ये कैसा ट्रैवल करेगा? ऐसा ट्रैवल करेगा, है ना, सर्कुलर मोशन में। तो ये तुम्हें खुद से ही सोचना है, वो तो मैंने पहली बार बता रहा हूँ इसलिए बता दिया, तो तुम्हें खुद से सोचना है। सो द सिचुएशन इज find the speed of the particle when it reaches the lowermost point and and at the instant when when string makes an angle of 45 degree with the vertical। तो दो सिचुएशन में हम इसकी स्पीड बतानी है। एक तो ऐसी सिचुएशन जब ये एकदम नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट पहुंच जाए, और दूसरी सिचुएशन जब ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना ले। तो पहली सिचुएशन क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द लोअर मोस्ट पॉइंट। सो फर्स्ट सिचुएशन इज कि ये एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, शुरुआत में यहाँ पे था और फाइनली लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये हो गया इसका लोअर मोस्ट पॉइंट। यहाँ पे हमको स्पीड बतानी है, ठीक है, व्हाट इज़ वी हेयर। और दूसरी सिचुएशन में एंड एट द इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये हमने शुरुआत वाली पोजीशन बनाई। वर्टिकल क्या होगा? वर्टिकल ये होगा, इससे 45 डिग्री पे बना है, यानी 45 डिग्री बना दो यहाँ से। तो जब ये यहाँ पहुँच जाए 45 डिग्री पे, वर्टिकल के साथ 45, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बोलता तो ये मार्क करते। वैसे इस क्वेश्चन में वो भी 45 ही होता, लेकिन वी हैव टू कैच द वर्ड्स। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी? ऑफ कोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो हमसे तो केवल स्पीड पूछी है उसने, है ना। तो बताओ स्पीड क्या होगी। सो सॉल्व करो इसको, दोनों सिचुएशन को प्रोसेस करो।
सोचो क्या करना सही रहेगा। सो लेट्स सी कि क्या करेंगे इसमें। पहली सिचुएशन में देखो, यहाँ पे इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। फाइनली कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हम पहली सिचुएशन में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस पे लगा रहे हैं ये काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम? ये लगा रहे हैं हम इस पार्टिकल एम पर, है ना, ऑन दिस पार्टिकल, ऑन दिस पार्टिकल। सो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे? एक तो टेंशन लग रहा है और एक ग्रेविटी लग रहा है, यानी कि दो वर्क आएंगे यहाँ पे, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। सो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज 0। ठीक है, अब मुझे बताओ वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? एनीवन? देखो हर मौके पर ये बात मैं एक बार तुम्हें बता चुका हूँ, रटवाया है, मतलब इतना घुमा घुमा के तुम्हें घुसाया सर तुम्हारे टेंशन अंदर। सेम रहेगा ना? टेंशन सेम रहेगा? नहीं रहेगा टेंशन सेम, लेकिन टेंशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन हमेशा डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है टेंशन से। तो वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। टेंशन की वैल्यू वेरिएबल रहेगी, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। तो टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई वर्क डन बाय टेंशन इज 0 है। वर्क डन बाय एम के लिए क्या करें? हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाइन खींचो। कितना डिफरेंस है इन हॉरिजॉन्टल लेवल पे? एल का, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, एल, है ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जितनी लेंथ है इसकी रस्सी की, तो दैट इज़ एल। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस इज एम जी एल, और वो प्लस में क्योंकि नीचे जा रहा है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज प्लस एम जी एल। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, एम जी एल प्लस 0 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम से एम कट गया, वी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 2 GL। यानी कि जब ये अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट 2 GL। आ रही है बात, समझ में आ रही है? ये वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाएगा, और केवल दो ही वर्क लग रहे हैं यहाँ पे, दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो फिर दो ही वजह से वर्क आएगा। अब आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन यस में। सर। दूसरी सिचुएशन में क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। यहाँ पे तो इनिशियल स्पीड 0 है इसकी, तो क्लियरली ये चीज़ 0 हो जाएगी। अब वर्क डन बाय टेंशन तो यहाँ भी 0 रहेगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट तो हर पॉइंट पे 0 है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है टेंशन के। तो वर्क डन बाय टेंशन तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, सेम लॉजिक से। टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए हमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, फाइनल हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, है ना? सो ये निकालने के लिए हमें थोड़ी ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये वाली चीज़ कितनी है, ये वाली चीज़ एल है, और इस ट्राइंगल को गौर से देखो, ये वाली चीज़ क्या होगी, एल कॉस 45 डिग्री। सो एल कॉस हाँ सर। 45 डिग्री। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एम जी एल कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कट गया, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये होगा जी एल 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर। ये 2 को क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 से अगर 2 कटेगा तो √2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 एम जी एल। तो वी की वैल्यू क्या आ गई? सर हाँ सर एक रूट तो उधर था, फिर एक और रूट लग गया ना? हाँ, एक तो अभी लगा रहा हूँ ना, ये वी स्क्वायर लिखा मैंने, ये आएगा √2 एम जी एल का होल रूट, ये आंसर आ जाएगा। एम से एम तो कट गया, सॉरी, एम नहीं आएगा यहाँ पे, जी आएगा केवल, जी इंटू एल। सो एम हटा दो बस।
आ रहा है ये सिचुएशन समझ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। हर क्वेश्चन में अपन को ऐसा ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो इसको एब्जॉर्ब कर लो एक बार फिर से। यहाँ पे क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, इस पॉइंट से लेके गोल घूमता घूमता यहाँ तक पहुँच रहा है ये वर्टिकल से 45 डिग्री पर। तो वर्क डन बाय टेंशन तो ज़ीरो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए अपन को हॉरिजॉन्टल लेवल का डिफरेंस देखना होता है। सो बिकॉज दिस इज एल कॉस 45 डिग्री, सो एम जी एल कॉस 45 डिग्री, एम जी एल कॉस 45 डिग्री। और प्लस में आएगा क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है, धरती की तरफ आ रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, ठीक है। बस उसके बाद सिंपल सी इक्वेशन बनी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करते कराते वेलोसिटी आ गई। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वॉच दिस क्लोजली। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक। और शुरुआत में उसको, ये रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, तो शुरुआत में उसको हमने ऐसा धक्का मारा कि उसके पास v नॉट वेलोसिटी आ गई, ठीक। ये सिचुएशन है। सो फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस covered by block before it comes to rest, before it comes to rest for the first time, for the first time, ठीक। तो पहली बार जब रेस्ट पे आएगा वो, तब बताना अपन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो गौर से देखो इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, रफ इंक्लाइन प्लेन है और उस पर ब्लॉक एम रखा हुआ था, और हमने उसको ऐसा शुरुआत में वेलोसिटी दी कि उसके पास वेलोसिटी वी नॉट आ गई, तो वो आगे बढ़ रहा है, तो कहीं पे जाके रुकेगा पहली बार वो। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम का क्या मतलब है ये मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, लेकिन कहीं पे जाके तो स्टॉप होगा ना। क्यों होगा स्टॉप? क्योंकि रिटार्डेशन लग रहा है, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो हमें बताना है कि जब ये पहली बार रुकेगा तब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन एवरीबॉडी? हाँ सर। तो क्या करें, क्या दिमाग में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू अपन वर्क लिख सकते हैं, है ना। और वर्क है और वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस लिख सकते हैं। सो क्लियरली ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है। सो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज ऑन द ब्लॉक इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, आराम से सोचो बैठ के, कितने वर्क लग रहे हैं इस पे, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन वर्क कर रहा होगा इस ब्लॉक पे, बताओ मुझे। फ्रिक्शनल। एक तो फ्रिक्शन कर रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा होगा, और एक अप्लाइड फोर्स जो ऊपर लग अप्लाइड फोर्स तो कुछ है ही नहीं, धक्का मार के छोड़ दिया, है ना। धक्का मार के छोड़ दिया मतलब अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं है। तो देखो, फोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कन्फ्यूजन हो जाए तो एफ बना लो, एक तो ये लग रहा है इस पर एम जी, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, धक्का मार के छोड़ दिया मतलब अप्लाइड फोर्स कुछ भी नहीं है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो मतलब तीसरा वर्क डन किसकी वजह से आ सकता है? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। जब वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा कोई बता सकता है? सर जीरो होता है। ज़ीरो। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया तो डूब मरो। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ज़ीरो होगा, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम ज़ीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक। अच्छा, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना है और वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना है।
इतना लिखना है, अपना काम बन जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल्स में डिफरेंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन को अपन यहाँ बना लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, लेट्स से एस। वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखने के लिए अपन को हॉरिजॉन्टल लेवल्स में डिफरेंस चाहिए। क्लियरली ये वाला एंगल थीटा है, सो हॉरिजॉन्टल लेवल में जो डिफरेंस है दैट विल बी एस साइन थीटा। ठीक, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एम जी एस साइन थीटा, एंड इट विल बी नेगेटिव दिस टाइम, एम जी एस साइन थीटा। क्यों होगा नेगेटिव, बताओ कोई, एनीवन? क्योंकि धरती से ऊपर जा रहा है, इस वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। ठीक है भाई। अच्छा, वर्क ऊपर मूव कर रहा है। फिर फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे, क्लियरली इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, सो इट विल बी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है ऐसी सिचुएशन में जब टिल्टेड हो, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ, म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या तुम इससे सहमत हो, क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात जा रही है, म्यू एम जी कॉस थीटा कैसे लिख दिया फ्रिक्शन को? यस सर, आ रही है। तो हाँ अगर सर। किसी के दिमाग में नहीं आ रही है तो बहुत क्विकली, अगर ऐसे कोई सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ एम जी लगता है, और एम जी का एक कंपोनेंट आता है यहाँ पे, वो होता है एम जी कॉस थीटा। तो ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करता है नॉर्मल, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखेंगे अपन, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये तो अभी वो लगाया फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्प्लेसमेंट है, एस, सो एस। और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। इज इक्वल्स टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का, राइट हैंड साइड में क्या बचा, ये वाली चीज़ तो ज़ीरो हो गई, केवल ये बचा, सो माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, यहाँ से सॉल्व करके हमें निकालना है एस, वी नीड टू सॉल्व फॉर एस। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इस तरह से भी माइनस कॉमन ले लिया, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस हो गया। अब एस लिया कॉमन यहाँ पे, ठीक है, एस कॉमन लिया तो क्या आया यहाँ, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2। एम भी कॉमन ले लिए तो एम भी कट गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और जी ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो लिख दो यहाँ पे, म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट स्टॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सिचुएशन समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन में ऐसा फर्स्ट टाइम का क्या मतलब है, फर्स्ट टाइम क्यों स्पेसिफाई किया उसने, कोई बताए? फर्स्ट टाइम का क्या मतलब है? फर्स्ट टाइम का ये मतलब है कि हो सकता है ये फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हो कि यहाँ पे ये रुक जाए, फर्स्ट टाइम मोमेंटरी रुके, और फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हो तो फिर वापस लुढ़कना शुरू हो जाए। ठीक है, और फिर जाके यहाँ पे रुक जाए, यहाँ से ज़मीन से टकरा के यहाँ रुक जाए, तो दूसरी बार वो यहाँ स्टॉप हो रहा है, तब कोई अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग यूज़ कर ले तो वो ये डिस्टेंस भी निकाल सकता है। लेकिन हमसे बोला गया है कि जब वो पहली बार रुके इस मोशन के बाद, इसीलिए सेफ साइड के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ज़्यादा सोचे ना बच्चे, इसलिए फर्स्ट टाइम लिख दिया यहाँ। ये समझ में आ रहा है फर्स्ट टाइम का क्या मतलब है? ये थीटा तो वेरिएबल है ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो, इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो गया ऊपर, यहाँ पे रुका, फिर वापस आना शुरू हो गया, फिर जाके फिर यहाँ रुका, तो ये तो सेकंड टाइम रुक गया वो, हमें तो यहाँ से दूरी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम का मतलब है कि हमें इधर से ही डिस्टेंस निकालना है इसका। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाँ सर। पॉइंट है। आज की जो क्लास है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ फिज़िक्स, और इसका होमवर्क तुम्हें बहुत ही सिंसियरली सॉल्व करना है। सो लेट मी टेक यू टू द होमवर्क। सबके पास किताब है, अब डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड नहीं हो पाए तो कैसे नहीं हो पाएगी, होगी, बिल्कुल हो जाएगी डाउनलोड। तो इसमें तुम्हें सॉल्व करना है एग्ज़ाम्पल 9.7 से लेके
9.12 तक. These are 6 questions. 9.7 से लेके 9.12 तक. और उसके बाद इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 9.2. इसमें 9 क्वेश्चंस हैं. तो ये पक्के तौर पे सॉल्व करना है, तभी फिर नेक्स्ट क्लास में अपना फ्लो बनेगा. ठीक है, तो जुट जाओ इसको सॉल्व करने में. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. Yes, sir. बाय बाय. Bye, sir.